Hello students. Welcome back to Cuckoo Classes. आज हम पढ़ेंगे यूरोप के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में, especially Giuseppe Mazzini और secret societies की story. So let's begin. Europe after 1815. 1815 के बाद यूरोप में रूलर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे. नेपोलियन की डिफीट के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने फ्रीडम और लिबरल आइडियाज को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया. रिप्रेशन के फियर की वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड चले गए. डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी जहां रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जाती थी और फ्रीडम के आइडियाज स्प्रेड किए जाते थे. उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था मॉनार्की के अगेंस्ट स्ट्रगल करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना. जिसेप्पे मज़ीनी. अब बात करते हैं फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में. मज़ीनी का जन्म 1805 में हुआ था. यंग एज में ही वो सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी का मेंबर बन गया. 1831 में रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने की वजह से उसे एग्जाइल भेज दिया गया. लेकिन मज़ीनी रुकने वाला नहीं था. उसने दो इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्सेज, यंग यूरोप इन बर्न. इन सोसाइटीज में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के यंग रेवोल्यूशनरीज मेंबर्स थे. मज़ीनी विजन. मज़ीनी बिलीव करता था कि नेशंस ही मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स है. उसका ड्रीम था कि इटली एक यूनाइटेड रिपब्लिक बने, ना कि स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का पैचवर्क. यूनाइटेड इटली ही ट्रू लिबर्टी और फ्रीडम का बेस बन सकता है. उसके आइडियाज से इंस्पायर होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश हुई. फियर अमंग कंजर्वेटिव्स. मज़ीनी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आइडियाज और मोनार्की के ऑपोजिशन से कंजर्वेटिव्स बहुत डर गए थे. ऑस्ट्रियन चांसलर ने मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था. कंक्लूजन. सो स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशनरीज ने यूरोप में नेशनलिज्म और फ्रीडम के आइडियाज स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. जुज़ेप्पे मज़ीनी जैसे लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का ड्रीम दिया, जो लेटर यूरोप के हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया. 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव रूलर्स अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडियाज रैपिडली स्प्रेड हो रही थी. लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इक्वल राइट्स, और नेशनलिज्म का मतलब था पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन कल्चर एंड आइडेंटिटी. इसी वजह से यूरोप के कई रीजन्स में रेवोल्यूशंस शुरू हो गए, स्पेशली इटली, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड और ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में. ये रेवोल्यूशंस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किए. इनमें शामिल थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स. ये लोग मोनार्की और कंजर्वेटिव रूल के अगेंस्ट थे. इनका गोल था फ्रीडम और नेशन स्टेट बनाना. Who led the revolutions? ये रेवोल्यूशंस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किए. इनमें शामिल थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स. ये लोग मोनार्की और कंजर्वेटिव रूल के अगेंस्ट थे. इनका गोल था फ्रीडम और नेशन स्टेट बनाना. जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830. सबसे पहला मेजर रेवोल्यूशन फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ. बर्बन किंग्स जो 1815 के बाद पावर में आए थे, उन्हें लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर दिया. उसके बाद फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई और लुई फिलिप को किंग बनाया गया. ऑस्ट्रियन लीडर मेटरनिक ने कहा था, When France sneezes, the rest of Europe catches cold. इसका मीनिंग था फ्रांस में रेवोल्यूशन होने का इफेक्ट पूरे यूरोप पर पड़ता था. बेल्जियम रेवोल्यूशन. फ्रांस की जुलाई रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बेल्जियम पर भी पड़ा. ब्रसल्स में अपराइजिंग हुआ और फाइनली बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स से अलग होकर इंडिपेंडेंस गेन कर ली. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और स्ट्रांग बनाने वाला एक इंपॉर्टेंट इवेंट था. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. 1821 में ग्रीक्स ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट किया. ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला, एग्जाइल ग्रीक से और मैनी वेस्ट यूरोपियन से. यूरोप के पोइट्स और आर्टिस्ट्स ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे. फेमस इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने फंड्स कलेक्ट किए और खुद वॉर फाइट करने ग्रीस गए. अनफॉर्चुनेटली 1896 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई. फाइनली
1833 के ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म सिर्फ वॉर्स और किंगडम्स की वजह से नहीं बढ़ा, कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। राइटर्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे। इस मूवमेंट को कहा गया रोमांटिसिज्म। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे थिंकर्स बिलीव करते थे कि किसी नेशन की रियल स्पिरिट ऑर्डिनरी पीपल के कल्चर में होती है। उन्होंने कहा फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोएट्री, ये सब एक नेशन की सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मन लैंग्वेज में इसे वॉक्सगाइस्ट कहा गया, मीनिंग स्पिरिट ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फोक कल्चर। रोमांटिक थिंकर्स लोकल लैंग्वेज और फोकलोर को प्रिजर्व करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप के ज़्यादा लोग इलिटरेट थे। अगर नेशनलिज्म को स्प्रेड करना था तो कॉमन पीपल की लैंग्वेज और कल्चर यूज़ करना ज़रूरी था। इसी वजह से फोक ट्रेडिशंस को कलेक्ट और रिकॉर्ड किया गया। पोलैंड एंड नेशनलिज्म। पोलैंड नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया बाय रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। पोलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, लेकिन नेशनल फीलिंग स्टिल अलाइव रही थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कैरोल कुरपिंस्की ने अपनी ऑपराज और म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। ट्रेडिशनल डांसेस लाइक पोलनेज, मजूरका नेशनलिस्ट सिंबल्स बन गए। लैंग्वेज एज रेजिस्टेंस। रशियन रूलर्स ने पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से रिमूव कर दिया और रशियन लैंग्वेज फोर्सफुली इम्पोज की। 1831 में पोलिश पीपल ने रशियन रूल के अगेंस्ट रिबेलियन किया। ऑल्दो रिबेलियन फेल हो गया, लेकिन पोलिश क्लर्जी ने लैंग्वेज को रेजिस्टेंस का वेपन बना दिया। चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस टीचिंग्स पोलिश लैंग्वेज में होने लगे। रशियन अथॉरिटीज़ ने कई प्रीस्ट्स और बिशप्स को जेल भेज दिया या साइबेरिया एग्जाइल कर दिया। इसलिए पोलिश लैंग्वेज फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गई। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s यूरोप के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? जॉब्स कम थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, रूरल पीपल सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे थे, स्लम्स ओवरक्राउडेड हो रहे थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस था, इसलिए चीप मशीन मेड गुड्स यूरोप में आ रहे थे। इससे लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वीवर्स को ह्यूज लॉस हुआ। सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट 1845। 1845 में सिलेजिया के वीवर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश्ड क्लॉथ लेते थे, बट वेजेस बहुत कम कर दिए गए। जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ ने वर्कर्स की मिजरी डिस्क्राइब की। 4 जून को वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन के बाहर प्रोटेस्ट करने आए और हायर वेजेस डिमांड की, लेकिन उनको इंसल्ट और थ्रेट्स मिले। गुस्से में वर्कर्स ने विंडोज तोड़ दिए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लॉथ सप्लाईज लूट लिए। बाद में आर्मी बुलाई गई और फायरिंग हुई। 11 वीवर्स मारे गए। ये रिवोल्ट वर्कर्स की सफरिंग और एक्सप्लॉयटेशन को शो करता है।